गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। फिजिक्स की क्लास में आज आगे आपको पढ़ाना था, नया टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आप लोग देखेंगे पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 3 पे। ये देखिए एक नया टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अगर पहले से कोई एक वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में एक किसी काल्पनिक पृष्ठ को अगर ले लिया जाए, तो सपोज कि यहां पर ये बहुत सारी पहले से कोई एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, किसी भी आकृति का हो, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए। तो काल्पनिक पृष्ठ आप अगर वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से हैं तो काल्पनिक पृष्ठ आप ऐसे ही तो लेंगे, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, तो इसको आप काल्पनिक तौर पे ही समझ पाएंगे कि इधर से ये बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इस पर एक पृष्ठ आप ऐसे ले सकते हैं। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो जो भी पृष्ठ आप लेंगे तो उस पृष्ठ के लिए हम एक बहुत ही सूक्ष्म भाग की अगर बात करें तो dA हम मान लेते हैं। तो dA क्या होगा कि इसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं इससे होकर अंदर से गुजरेंगी इस तरीके से। तो चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी तो ये E वेक्टर का निशान हो गया। और जस्ट जो भी होगा इसके लंबवत जो लेते हैं अवयव, ये पूरे का क्षेत्रफल A है, लेकिन इसके एक सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल आपका dA होगा। और ये dA है तो इसका वेक्टर यानी इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, एक बताया गया था आपको क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर। तो dA वेक्टर ये इस तरीके से होगा, इसे बोलेंगे dA वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा कोण बनता है तो यानी ये यहां पर E की डायरेक्शन हो गई, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, और यहां से इसके लंबवत जो भी पृष्ठ होता है, समझाने के लिए जैसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, यहां से ये ऐसे निकल रही है, एक रेखा की हम बात करें, ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे होके गुजरेगी। लेकिन इसके लंबवत अगर कोई पृष्ठ खींचा जाए तो इसी बिंदु पर, जिस बिंदु से ये निकल रही है वैद्युत बल रेखा, उसी बिंदु पर अगर इस पृष्ठ के लंबवत ये खींचा जाएगा तो ये पेन इस तरीके से होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत। तो लंबवत ये है और ये है, तो इन दोनों के मध्य एक कोण बनेगा। तो उसी कोण को अगर थीटा मान लिया जाए, ये 3 डायमेंशनल है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर इस पृष्ठ से, जो भी काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उन चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय नहीं बोल सकते हैं, यहां पर वैद्युत बल रेखा बोलेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी उसे वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई मतलब कैपिटल और ई मतलब स्मॉल, नीचे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इतना समझ गए? इसके बाद यहां पर हम ये मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव, देखिए पूरा क्षेत्रफल A था और सूक्ष्म अवयव लेते हैं तो आगे D लगा देते हैं। अब हम छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल में से एक छोटा सा भाग लेते हैं। तो dA की स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र E है तथा उस पृष्ठ का पृष्ठ अवयव dA है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर, ये dA क्या है? ये क्षेत्रफल वेक्टर है। क्षेत्रफल आगे लिख देंगे वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर dA के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, हो तो E डॉट dA वेक्टर से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। E डॉट dA वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता आता संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका dE इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ E डॉट dA। तो इसको कैसे बोलते हैं, ये फार्मूला आपको समझ लेना है। तो फाई ई जो होगा यानी
वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक होता है अवकलन जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है इसी का अपोजिट इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो ये है समाकलन, और ये समाकलन का निशान इस तरीके से होता है, लेकिन इसको गोल करने का मतलब ये है कि बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, यानी बंद सर्किट के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे देखिए पेज नंबर 4 पे पीडीएफ फाइल में इक्वेशन फर्स्ट मान ली गई है, ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ इसको कैसे पढ़ेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो जहां अब ये मान लो कि ये थीटा है, तो यदि ध्यान दीजिएगा ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के मध्य कोण अगर थीटा मान लिया जाए, थीटा हो तो यहां पे देखिएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पे जैसे ही हम ये डॉट हटाएंगे, इसे बोलते हैं डॉट, ये जो बिंदी लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं, डॉट। तो डॉट का मतलब होता है जिसे बिंदी से दर्शाते हैं, और डॉट का मतलब होता है ये होता है अदिश गुणन, इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। तो कहने का मतलब ये है कि ई वेक्टर यानी सदिश ई और अवयव सदिश का अदिश गुणन ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब जहां ई और डी ए क्या है ये भी देख लीजिए, ई जो है वो मॉड ऑफ ई वेक्टर है, और यहां पर डी ए जो है वो मॉड ऑफ डी ए वेक्टर है, यानी यहां पर ये जो ई और डी ए है ये इन दोनों के मॉड हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो ऐसे और थोड़ा सा आप डीपली समझ लीजिए, जैसे ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ई वेक्टर मॉड डी ए वेक्टर, और बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हमने ई मान लिया है, वेक्टर हटा दिया है, और ये डी ए हो गया, वेक्टर हटा दिया, क्योंकि यहां पे देखिए मॉड ई वेक्टर ई है, मॉड ऑफ डी ए वेक्टर डी ए है, तो ये डी ए हो गया और बीच का कोण कॉस थीटा हो गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहां पे अगर आप देखें तो क्या रखा जा सकता है, मान रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी ए की जगह ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए, जैसे डिफरेंशिएट में कांस्टेंट टर्म बाहर आता है वैसे इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। तो यानी ई कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, और केवल डी ए बचा, लेकिन यहाँ पे आप 1 मान लेंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ 1 डी ए जो होगा वो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसका मान ए के इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक। यानी 1 का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, ओके। यानी यहां पे आप ये चीज लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो इसके स्थान पर बना गया, तो ये ई ए कॉस थीटा मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ओके। मात्रक इसका याद कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये मात्रक कैसे बना ये भी देख लो,
ई ए कॉस थीटा है, तो अभी कॉस थीटा तो कोण होता है, इससे मतलब नहीं है। ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यानी कुल मिला के क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। तो ये देखिए, ठीक। तो मात्रक कैसे बना ये भी देख लो। उसके बाद इसी का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख दिया जाएगा? वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर होता है। ओके, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ये देखिए वेक्टर रूप, यानी डॉट जब लग जाएगा तो कॉस थीटा हट जाएगा, बीच में डॉट का निशान आ जाएगा और दोनों में वेक्टर लग जाएगा। ई और ए यहाँ पे देखिए नॉन वेक्टर फॉर्म में है, ये नॉन वेक्टर फॉर्म में है, तो जब इनमें वेक्टर लगाएंगे बीच में डॉट आ जाएगा, तो ये अदिश गुणन। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का सदिश और क्षेत्रफल का सदिश का डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो गॉस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी वैद्युत फ्लक्स बता दिया गया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी ए भी होता है, और लास्ट में जो आपने निकाला है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी होता है, और फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ओके, ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी आपका वेक्टर फॉर्म है, ये नॉन वेक्टर फॉर्म है। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे परिपथ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो फाई ई होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यानी Q इंटू 1/ε, तो 1 गुणा हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। जबकि फाई ई क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी ए। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी ए Q/ε0, ये आ गया। और मात्रक इसका भी वही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा हम किसी भी वस्तु पर सममित रूप से आवेश अगर है तो उसके वैद्युत क्षेत्र को सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसी में कई नियम हैं। किताब में अगर आप देखेंगे तो 5वां जो टॉपिक है, इस टॉपिक के कई पॉइंट हैं। पहला अनंत लंबाई के आवेश के लिए है, फिर दूसरा अनंत विस्तार की समतल प्लेट के लिए है, तीसरा आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र है, चौथा आपका समान पृष्ठ घनत्व की घन और ऋण आवेश के लिए अलग, फिर उसके बाद 5वां है, और फिर लास्ट में ये छठा है। तो 6 अनुप्रयोग हैं। 6 अनुप्रयोग में आपको 3 अनुप्रयोग इसमें पढ़ाए जाएंगे। 3 अनुप्रयोग आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जो आगे न्यूमेरिकल में भी आपके यूज होंगे और इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो 3 नियम आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वही 3 नियम आपको लिखने हैं, वही 3 नियम आपको समझने हैं, उन्हीं फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, ठीक है। तो पहला आपको पढ़ना है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीप में बताएंगे। फिर ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, पूरी डिटेल अभी बताई जाएगी। अभी ये चीज़ आपको डिटेल से बताएंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो जितना मैंने आज आपको बता दिए हैं 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।